हेलो फ्रेंड, तो आज हम गति चैप्टर पढ़ेंगे। विराम एवं गति। हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम रेस्ट में या गति मोशन में देखते हैं। कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु चल रही है। उदाहरण के लिए कमरे की दीवार, टेबल, पौधा, पेड़ इत्यादि अपने स्थान पोजीशंस नहीं बदलते हैं। जहाँ पौधा है वहीं रहेगा, जहाँ टेबल है वहीं रहता है, अर्थात वे विराम में रहते हैं। इसके विपरीत चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि अपने स्थान बदलते हैं, अर्थात वे गति में हैं। जो स्थान बदलते हैं इसका मतलब है वो गति में हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। तो ये विराम का परिभाषा हो गया। फिर यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे ये मेरा पेन है, पेन को यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये पेन अभी विराम में है। क्यों? क्योंकि यदि हम बुक देखें या मान लिया जाए यही लेते हैं, इसके अपेक्षा इसका जो दूरी है वो समान है, यानी कि समय के साथ जो है इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो ये विराम में है। यदि यही पेन यदि समय के साथ देखिए ये बढ़ रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक निश्चित पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है समय के साथ बदल रही है, तो अब इस पेन को हम लोग गति में बोलेंगे। इस बिंदु के अपेक्षा चलती हुई रेलगाड़ी के डब्बे कंपार्टमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है। रेलगाड़ी का डब्बा क्या होता है? जब गति में रहता है तो किसके अपेक्षा? अपने प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वो गति में रहता है, किंतु उस डब्बे के आपेक्षिक वह विराम में है। कोई व्यक्ति डब्बा में बैठा है तो डब्बे की अपेक्षा वो व्यक्ति विराम में है, और लेकिन प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वो गति में है, क्योंकि डब्बा ही गति में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है उन वस्तुओं को बताना आवश्यक है। विराम एवं गति की उपर्युक्त परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक हैं। उपर्युक्त होता है जो ऊपर दिया गया है। विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक हैं। विराम और गति जो है दोनों आपस में अपेक्षित है। यदि हम कहते हैं यही पेन विराम है तो कैसे विराम में है? तो इसके लिए हमको कोई पॉइंट लेना पड़ता है कि इस पॉइंट यदि मेरा स्थिर है तो इस पॉइंट के से इसकी दूरी जो हमेशा एक समान है, तो ये विराम में है। यदि इस बिंदु से इसकी दूरी समय के साथ एक नहीं रहे, बल्कि अभी देखिए ये इतना दूरी आ गया, इतना दूरी आ गया, तो ये गति में है। तो ये दोनों जो है विराम और गति दोनों पर आपेक्षिक है, यानी रिलेटिव है। द्रष्टव्य देखने योग्य चीज़ है। ये में कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में रहती है। कोई वस्तु गतिमान हमको लगता है लेकिन वो विराम में रहती है, यानी रुकी रहती है। इसका उदाहरण है, मान लिया कि एक स्टेशन पर दो रेलगाड़ियां ए और बी खड़ी हैं। बी जब चलने लगती है तो ए पर सवार व्यक्ति को लगता है कि उसकी रेलगाड़ी चढ़ पड़ी है, क्योंकि बी के डब्बों को उजड़ते हुए देखता है। बी को उजड़ते हुए देखता है। जैसे हम कहें ये ए का डब्बा है और ये ट्रेन बी का डब्बा है। यदि हम बी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो डब्बे की अपेक्षा हम विराम में हैं और डब्बा भी अभी विराम में ही है। जब ये गाड़ी चलने लगती है तो हमको लगता है कि मेरी गाड़ी चल रही है, क्योंकि हम डब्बे को मैंने गुजरते हुए देखते हैं, तो जैसे लगता है मेरा गाड़ी खुद इधर चल रही है, ऐसा लगता है। लेकिन ये डब्बा विराम में है। अब हमको इसको जानने के लिए कि मेरा डब्बा गति में है या नहीं, खुद हम नीचे खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है ज़मीन से तो इसकी गति नहीं हो रही है, तब पता चलता है कि उसकी गाड़ी जा रही है। तो वही यहाँ पर है कि ये जिन वस्तुओं बी जब चलने लगती है तो ए पर सवार व्यक्ति को लगता है कि उसकी रेलगाड़ी चल पड़ी, क्योंकि बी के डब्बों को उजड़ते हुए देखता है। फिर यहाँ पर है गति का प्रकार। गति के कितने प्रकार हैं? जब दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तब
उसके पैर सिलाई मशीन के पैडल को चलाते हैं, उसका पहिया गोल घूमता है, उसकी सुई ऊपर नीचे चलती है और कपड़ा आगे की ओर चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। पहला गति है रैखिक गति, जिसको कहते हैं लीनियर मोशन। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर सरकता हुआ बालक। ये जो है, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। सीधी जैसे ये इस सीधी रेखा पर चले, या फिर कुछ ये वक्र रेखा पर चले, तो इसको हम लोग बोलेंगे वक्र रेखा। तो इस तरह की गति को हम लोग बोलेंगे रैखिक गति, क्योंकि एक रेखा पर जो चल रही है। तो जैसे इसका है, बंदूक से छोड़ी गई गोली सीधी रेखा में चलती है, हालांकि वो भी वक्र में भी चल सकती है। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, ये मेरा रैखिक गति का उदाहरण है। फिर दूसरी है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जो वृत्त के पर चले। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। वृत्त क्या होता है? वृत्त, इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। इसका एक सेंटर है और ये त्रिज्या है, इसको हम लोग इस आकृति को वृत्त बोलते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त पर चलती है तो उसकी गति को बोलेंगे वृत्ताकार, वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी गति करती है, जो कि वृत्तीय गति होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है। फिर तीसरा है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे झूले की गति। झूले की गति में क्या होता है, ये झूला है, ये इधर आया, फिर ये इधर से फिर इधर आया, फिर इधर से इधर आया। इस तरह से जो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ये चलते रहती है। तो इस तरह की गति को हम लोग बोलेंगे दोलनी गति। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, वो भी होती है दोलनी गति। फिर चौथा है आवर्त गति, जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। आवर्ती गति में दोलनी गति और आवर्ती गति लगभग समान है, बस अंतर यही है कि आवर्ती गति में एक निश्चित समय है, निश्चित समय अंतराल पर ये अपनी गति को दोहराती है, बाकी वही है। जैसे झूले की गति, यहाँ भी देख सकते हैं झूले की गति है। सिलाई मशीन के सुई की गति जब एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराए तो उसको बोलेंगे आवर्त गति, और जो निश्चित समय अंतराल पर नहीं बल्कि कोई भी रैंडम समय पर एक ऊपर नीचे आए या फिर आगे पीछे हो तो उसको बोलेंगे दोलनी गति। तो झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, ये हो गया मेरा आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन इत्यादि। फिर है प्रकृति में। प्रकृति क्या होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं प्रकृति में क्या देखते हैं, पृथ्वी खुद प्रकृति में है, सूरज, चांद, समुद्र, पहाड़, जंगल सब प्रकृति का देन है। तो प्रकृति में गतियाँ प्रायः जटिल होती है। जटिल होती है मतलब कि बहुत ही पेचीदा होती है, जो जल्दी समझ में नहीं आता है। प्रकृति में गतियाँ प्रायः जटिल होती है, कठिन होती है, और उनमें कई प्रकार की गतियाँ एक साथ मौजूद रहती हैं। इस प्रकार जो गति है ये एक साथ मौजूद रहती है। कहीं पर रैखिक गति दिखाई पड़ेगा, कहीं पर दोलनी गति दिखाएगा, एक साथ। आगे बढ़ते हैं गति का वर्णन। गति के अध्ययन का प्रारंभ मतलब शुरुआत होता है। गति के अध्ययन का प्रारंभ गतिशील वस्तु की स्थिति के वर्णन से होता है। गतिशील क्या होता है, जो वस्तु गति में हो उसी को बोलेंगे गतिशील। गतिशील वस्तु की स्थिति, पोजीशन के वर्णन से होता है। कोई वस्तु गतिशील है तो इसका हमें कैसे किसी को बताएंगे वो गतिशील है, तो उसकी स्थिति के वर्णन से होते हैं। एक समय अभी कोई वस्तु यहाँ पर है, दूसरे समय में वो दूसरी जगह चली जाती है, स्थान बदल लेती है। तो इस तरह से जो है ना उसकी स्थिति से हम लोग गति का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर सीधी पटरी पर चल रही हो और ट्रेन कहाँ है यह बताना हो तो हमें उसकी स्थिति किसी सुपरिचित स्थान जैसे स्टेशन के अपेक्षित रिलेटिव बतानी होगी। कोई ट्रेन कहाँ है तो ये बताने के लिए हमको कोई जगह चुनना होगा, ताकि उस जगह से बता सकें कि वो पूरब है, पश्चिम है, किस दिशा में है। तो उसको सुपरिचित स्थान को ही हम लोग निर्देश बिंदु कहते हैं। ऐसे स्थान को निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु, ओरिजिन कहा जाता है।
जैसा कि अभी हमने लिया कि ये कलम जो है अभी रुकी हुई है, तो हम बोले कि ये रुकी हुई है तो किसके अपेक्ष रुकी हुई है, मैंने इस बिंदु को मूल बिंदु लिया जो रुकी हुई है। तो यहाँ से इसकी स्थिति देखते हैं कि ये समय के साथ नहीं बदल रही है, तो ये विराम में है। अब ये चलने लगी तो यहाँ से इसकी स्थिति जो है ना बदल रही है, तो ये गति में है। अब तब हम बताते हैं कि मूल बिंदु से ट्रेन कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, और तब स्थिति का वर्णन पूर्ण रूप से हो जाता है कि वो वस्तु कहाँ है, कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। ये हमको बताने के लिए निर्देश बिंदु हमको लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि स्टेशन से ट्रेन 5 किलोमीटर पूर्व है, तो यहाँ केवल स्टेशन से 5 किलोमीटर कहना पर्याप्त नहीं होगा। स्टेशन से 5 किलोमीटर कहने से ये नहीं पता चलता है कि 5 किलोमीटर दूर है तो किस दिशा में है, उत्तर भी हो सकता है, पूर्व भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है। इसलिए हमको बताना होगा, क्योंकि तब हम नहीं जान पाते कि इसका अर्थ 5 किलोमीटर पूर्व है या 5 किलोमीटर पश्चिम है। इसलिए हमको बोलना पड़ता है कि ट्रेन जो है 5 किलोमीटर पूर्व है या पश्चिम है। तो ये मेरा गति का वर्णन इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। सरल रेखा मतलब हो गया सीधी रेखा। सीधी रेखा पर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका गतिशील कण की स्थिति को हम लोग वो कहाँ पर है वो हम देखते हैं। किसी सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें इस रेखा पर कोई मूल बिंदु ओरिजिन चुनना होगा। मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। जैसे कि हाँ यहाँ पर एक सरल रेखा है, यहाँ पर कोई कण है, ठीक है ना, ये गति कर रही है, ठीक है। तो इसका अभी वो कहाँ पर है इसका स्थिति जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा। मान लिया जाए एक मूल बिंदु ये चुन लिए, ठीक है, एक मूल बिंदु यहाँ चुनते हैं, ये मेरा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तब इस कण का स्थिति अभी हम देख लेते हैं, इतना मीटर है। फिर उसके बाद जो है ना मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। पहले दूरी ज्ञात करें, फिर ये किधर जा रही है उसकी दिशा बतानी होगी। तो दो चीज़ की आवश्यकता होती है। गतिशील सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति बताने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। इस सरल रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा, फिर मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। सरल रेखा पर दिशा बताने के लिए हम मूल बिंदु के एक और धन और दूसरी ओर ऋण मानते हैं। तब हम रेखा पर किसी कण की स्थिति धनात्मक और ऋणात्मक परिमाण मैग्नीट्यूड द्वारा बता सकते हैं। परिमाण होता है वो कितना दूरी पर है वो हमको परिमाण देता है। यह परिमाण जिसे हम x द्वारा बता सकते हैं मूल बिंदु से उस कण की दूरी और दिशा दोनों देता है। किसी सुविधाजनक मात्रा में हम लोग लेते हैं दूरी को। जैसे कि ये मेरा एक सरल रेखा है, इसको हमने ओरिजिन माना, ओ बिंदु। अभी यहाँ पर कोई कण है, यहाँ से मान लिया जाए इसकी दूरी है 1 मीटर। तो अब ये 1 मीटर की दूरी है, तो ओरिजिन पर हमको एक साइड दाहिने साइड जो है हमको प्लस मानना पड़ता है। जैसे कि इसको इस साइड हम लोग प्लस मान, जैसे ही हमारा एक ये प्लस में होगा, फिर 1 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर प्लस में, और इसके ठीक बाएं साइड हम लोग लेते हैं माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक संख्या से बताते हैं। इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया कि मूल बिंदु से ये 1 मीटर दूर है जो कि प्लस में है, मतलब वो ओरिजिन से ठीक दाहिने साइड है। यदि हम कहें कि 1 मीटर पर है और यदि -1 मीटर पर है तो वो ओरिजिन से बाईं ओर है। परिभाषा। एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए कण पार्टिकल की किसी क्षण इंस्टेंट स्थिति का परिमाण x द्वारा बताया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात है कि ये कितने दूरी पर है, तो एक मीटर की दूरी पर है, तो इसको इस दूरी को हम लोग x, इसका जो परिमाण है इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, तो ये 1 मीटर प्लस 1 मीटर बताने से ये जो है इस परिमाण बता रहा है कि वो 1 मीटर की दूरी पर है और किस साइड है, तो वो धनात्मक दिशा में है। तो परिमाण, दूरी का परिमाण, स्थिति का परिमाण बताने के लिए हम x से उसको दूरी को बताते हैं, निर्देशित करते हैं।
वही यहाँ कह रहा है, एक सरल रेखा पर चलते हुए कण की किसी क्षण स्थिति को परिमाण x से बताया जाता है। मात्रक यूनिट के साथ x का संख्यात्मक मान मूल बिंदु से कण की दूरी बताता है। जैसे यहाँ पर संख्यात्मक मान हमने 1 लिया था, तो ये मेरा दूरी बताता है, और उसका ठीक है ना दूरी बता, और x का चिन्ह धन या ऋण यह बताता है कि कण मूल बिंदु से देखने पर धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में है। वो इसकी दिशा बताती है, देती है। जैसे यहाँ प्लस दिए हैं तो इसका मतलब वो मूल बिंदु से दाहिने साइड में है, धनात्मक दिशा में है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक कण पार्टिकल एक सरल रेखा पर गतिशील है, जैसा कि चित्र 2.1 में दिया गया है। सरल रेखा पर गतिशील स्थिति की स्थिति, ये मेरा एक सरल रेखा है और ये मेरा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाहिने साइड हम लेते हैं धनात्मक और मूल बिंदु से बाएं साइड लेते हैं ऋणात्मक। तो यहाँ से +1 2 3 4 इस तरह से ये -1 -2 -3 रहेगा। तो यहाँ पर सरल रेखा पर वो मूल बिंदु है, वो जो क्या है वो मूल बिंदु है। हम बाएं से दाहिने दिशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को धनात्मक मानते हैं। हम लोग बाएं से दाहिने दिशा को धनात्मक मानते हैं मूल बिंदु से, ठीक है। और उसी तरह मूल बिंदु से बाएं को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। यदि कण मूल बिंदु पर हो तो परिणाम x का मान 0 हो गया। यदि कोई कण ये मूल बिंदु पर ही तो उसका परिमाण क्या होगा, तो मूल बिंदु पर ही मूल बिंदु तो 0 होगा, तो उसका परिमाण क्या होगा, x का मान 0 होगा। यदि कण मूल बिंदु के दाहिनी ओर 2 मीटर की दूरी पर हो तो x बराबर +2 मीटर होगा। जो यहाँ पर है तो ये दूरी को मानेंगे x में कितना मीटर है, 2 मीटर है। या प्लस बताना होगा कि वो धनात्मक दिशा में है, तो x बराबर +2 मीटर है। यदि कण मूल बिंदु के बाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर हो, ये मूल बिंदु से बाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर हो, तो इसको x बराबर क्या लिखना होगा, इसको लिखना x बराबर -2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर ये परिमाण बता दिया और माइनस बता रहा है कि वो ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। आगे है द्रष्टव्य देखने योग्य है। राशि x को कण की स्थिति कहा जाता है। ये जो हम लोग x लेते हैं वो कण की स्थिति बताता है, स्थिति के साथ ही साथ वो परिमाण भी बताता है। उसका स्थिति बताने के लिए 2 चीज़ है, एक मूल बिंदु और दूसरा उसका मूल बिंदु और उसका क्या लिखते हैं यहाँ पे, और उसकी दूरी बताने के लिए दिशा। स्थिति में 2 ही चीज़ है, एक उसका पोजीशन बताइए, वो क्या कहते हैं, वो कितने दूरी पर है, परिमाण और उसका दिशा। राशि x को कण की स्थिति कहा जाता है। प्रायः हम बड़ी बड़ी वस्तुओं जैसे कि साइकिल, कार, बस इत्यादि के गतियों की चर्चा करते हैं, तो वैसे ये सही वस्तुएं कण नहीं है। ये जो है गाड़ी, साइकिल, बस ये कण नहीं है, लेकिन जब लंबी दूरी के केस में देखते हैं, लंबी दूरी जब हो तो उस वस्तु को जो हम लोग कण मान लेते हैं। वही कह रहा है कि वैसे ये सही वस्तु में कण नहीं है, परंतु जब इनके द्वारा तय की गई दूरियां काफ़ी लंबी हो तो हम इनके आकार साइज को नगण्य मानकर, नगण्य मतलब बहुत ही छोटा मानकर उनको कण मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे है तय की गई दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या है वो हमको देखना है। जब कोई कण किसी बिंदु A से बिंदु B तक, जैसा चित्र 2.2 में बताई गई है, चित्र 2.2 ये है, देखिए ये दूरी और विस्थापन। ये मेरा सरल रेखा है, ये मेरा प्रारंभिक स्थिति है। ए बिंदु पर कोई कण है जो कि इस तरह से चलते हुए तय की दूरी यहाँ से B पर आ जाती है। ये प्रारंभिक स्थिति है जहाँ चलना शुरू किया, और ये अंतिम स्थिति है। यहाँ पर 2 पथ है, एक पथ इस तरह से आ गया है और दूसरा पथ ये सीधे ही गया है, और दूसरा में वह है ये प्रारंभिक स्थिति है और ये सीधे ही जा करके अंतिम स्थिति पर गया है। तो यहाँ चित्र, जब कोई कण किसी बिंदु A से बिंदु B तक जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। जब A से B तक कोई वस्तु जाती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी उसका तय की गई दूरी कहलाता है। जितना डिस्टेंस जो तय करता है वह उसका कुल दूरी कहलाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ से इस तरह से चला तो ये इतना जाने में जो दूरी तय किया वही कहलाएगा तय की गई दूरी। और यहाँ सही देख रहे हैं कि ऐसे जाएगा तो उसका दूरी कम होगा। ठीक है, जबकि सरल रेखा AB की लंबाई और उसकी दिशा दोनों मिलकर कण का विस्थापन देते हैं।
तो जैसे यहाँ पर एस प्रारंभिक स्थिति इस तरह से यहाँ तक आया, तो ये जो है मेरा तय की गई दूरी हुआ। और विस्थापन में क्या है, उसकी लंबाई, विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कि ए बी की जो लंबाई है ये मेरा विस्थापन हुआ। वही विस्थापन में दिशा भी आ जाता है कि वो एक स्थिति से प्रारंभ हुआ और एक दिशा में चलते हुए दूसरी स्थिति तक, अंतिम स्थिति तक गया। वही यहाँ पर है, जबकि सरल रेखा ए बी की लंबाई और उसकी दिशा दोनों मिलकर कण का विस्थापन देते हैं। तो यहाँ पर ये ए बी जो है इसका कण का विस्थापन दे रहा है। यहाँ पर भी तय की गई दूरी इतना ही है, ए बी परिमाण है और विस्थापन भी है मेरा यही है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि विस्थापन में हम लोग एक दिशा चुनते हैं और तय की गई दूरी में चाहे कैसे भी तय की गई दूरी हो वो मेरा कुल पथ की लंबाई होती है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जब कोई ट्रेन रांची से पटना जाती है तो रास्ते में वह कई बार मुड़ती है, अर्थात वह वक्र रेखा पर चलती है। यदि रांची स्टेशन से पटना स्टेशन तक पटरी की लंबाई 414 किलोमीटर है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 414 किलोमीटर होगी। परंतु ट्रेन का विस्थापन जानने के लिए हमें रांची और पटना के बीच की सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जाननी होगी। विस्थापन के लिए हम लोग जहाँ से प्रारंभ करेंगे और वहाँ से अंतिम स्थिति को देखेंगे, तो वहाँ पर एक सरल रेखा खींचेंगे तो वही उसका विस्थापन देगी। इसके साथ ही रांची के अपेक्षित पटना की दिशा ही बतानी होगी, वो किस दिशा में है। कण द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस रिवर्स और उसका विस्थापन दो भिन्न भिन्न राशियाँ हैं। तय की गई दूरी और उसका विस्थापन दो अलग अलग राशियाँ हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में, कोई समय दिया गया है, उस अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी का केवल परिमाण होता है। तय की गई दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जबकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से तय की गई दूरी है तो इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है, कोई दिशा नहीं है, चाहे वो ऐसे होकर के आए यहाँ पे चाहे ऐसे होकर आए, पर इसमें सिर्फ परिमाण है। और विस्थापन में क्या है कि एक सरल रेखा पर चले और एक दिशा में चले, ये इस ओर से आया और यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या है, एक परिमाण भी है, ये इतना दूरी चला, ए बी दूरी चला, और इसमें दिशा भी है कि ए से बी की ओर ही चला, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, इस तरह से ये विस्थापन है। तो वही कह रहा है कि कोई निश्चित किसी दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी का केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चित्र 2.2 में कण बिंदु ए से बिंदु बी तक एक वक्र रेखा पर चलता है। ये देखिए एक तरह से वक्र रेखा पर चलता है, जबकि कण के विस्थापन का परिमाण सरल रेखा ए बी की लंबाई के बराबर होता है और इसका विस्थापन जो है, विस्थापन या परिमाण है, ये दोनों के बीच की दूरी के बराबर होता है। कण के विस्थापन को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा से बताया जाता है। विस्थापन बताने के लिए इन दोनों के बीच की सरल रेखीय दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दिशा को हम लोग बताते हैं। यदि कोई कण सरल रेखा पर भी चले तो भी तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी हो सकती है। यदि कोई कण सरल रेखा पर भी चले तो भी तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जैसे एक सरल रेखा पर ही कोई कण जो चले तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर आ जाए, ठीक है ना, कुछ इधर उधर आ जाए तो क्या देखेंगे, तय की गई दूरी मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या है, एक सीध में चलना पड़ेगा तब जाके वो विस्थापन होगा। और उसका परिमाण, विस्थापन का परिमाण हमेशा तय की गई दूरी से कम ही हो सकता है, कम ही होगा। तो वही है यहाँ पे, यदि कोई कण सरल रेखा पर भी चले तो भी तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कण ए से बी तक सरल रेखा पर चलकर वापस ए पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा। जैसे कोई कण ए से प्रारंभिक स्टार्ट
हुआ और चल करके फिर यहाँ से घूमते फिर यहीं पर आ गया। तो क्या देखते हैं, तय की गई दूरी तो मेरा होता है, कितना दूरी तय किया, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर देखो। तो ए से देखेंगे फिर ए की ओर, अंतिम स्थिति ए पर ही आया, आके रुका। तो ये विस्थापन तो शून्य हो गया, क्योंकि इसमें परिमाण शून्य है। तो इस तरह से उसमें कोई दिशा भी नहीं थी। वही यहाँ पर कह रहा है, ए से बी तक सरल रेखा पर चलकर अब वापस ए पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा, परंतु तय की गई दूरी 2ab होगी, लेकिन तय की गई दूरी जो है उसका दोगुना हो जाएगा। परंतु यदि कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन करे, बिना दिशा परिवर्तन करे तय की गई दूरी एक सीधे में ही चलेंगे तो तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विस्थापन परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे, जैसा कि चित्र 2.2 में बी में दिखाया गया, ये मेरा दिखाया गया है। द्रष्टव्य, गाड़ियों जैसे कार, बस इत्यादि में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करता है, माने उसके दूरी को दिखाता है, प्रदर्शित करता है मतलब दिखाता है। उस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं सरल रेखा पर विस्थापन। यदि एक कण एक सरल रेखा में गतिशील हो, यानी एक सीधी रेखा में गतिशील हो, तो उसके विस्थापन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो उसके विस्थापन s को उस कण की प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2 से प्राप्त किया जा सकता है। स्थिति को x से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ भी बताया गया है, कोई स्थिति को x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दो स्थिति है, इसलिए हमने पहला स्थिति को x1 माना और अंतिम स्थिति को x2 माना। तो वही यदि कण एक सरल रेखा में गतिशील हो तो उसके द्वारा विस्थापन को उस कण की प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2 से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका विस्थापन क्या हो, तो विस्थापन निकाल, जैसे कि यहीं पर हम लोग देखते हैं इसका विस्थापन क्या हो। तो इसका विस्थापन क्या हो, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। मान लिया जाए ये अभी 2 मीटर पर है और ये चलते हुए ये 5 मीटर पर आ गया है। तो 5 मीटर, तो ये कितना तय किया गया, 2 मीटर से स्टार्ट किया था, 5 मीटर पर हुआ। तो दूरी विस्थापन दूरी कितना हुआ, तो 3 में ये 5 में 2 घटाना होता 3 मीटर, 3 मीटर ये चला। तो वही है कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को हमको माइनस करना होगा। वही हो गया विस्थापन क्या होगा, अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दो तो उनके द्वारा वो तय की गई दूरी होगा, वो विस्थापन होगा। अतः विस्थापन से हमें दो बातों का पता चलता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है, और दूसरा प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, अर्थात किस दिशा में है। ये चीज़ हमको विस्थापन से पता चलता है। उदाहरण के लिए चित्र 2.3 में जैसे कि यहाँ दिया गया है, प्रदर्शित स्थितियों को लेते हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, कई पोजीशन दिखाया गया है, इसको लेते हैं। सरल रेखा पर विस्थापन है, ये मूल बिंदु है, इधर में ऋणात्मक दूरी है, ये मेरा ऋणात्मक दूरी जो है, ऋणात्मक दूरी तो नहीं होता है, वो ऋणात्मक उसका दिशा होता है, और ये मेरा ऋणात्मक दिशा में दूरी है। कोई कण ए बिंदु पर है और ए बिंदु से चलकर बी बिंदु पर गया, तो यहाँ से जो यहाँ गया तो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ, तो S1 को करेंगे तो B से A को माइनस करना होगा। B पर 3 है, 3 में प्लस 1 को माइनस करना होगा तो 2 मीटर की दूरी हुआ। इधर से इधर गया तो +2 लिए। उसी तरह से यदि B बिंदु से पहले बिंदु पर आया तो यहाँ से इसमें इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर भी दूरी जो है प्रारंभिक अंतिम स्थिति से प्रारंभिक इसको माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है वो देखते हैं। यदि t1 समय पर, एक समय लिया गया है t1, यदि t1 समय पर कण a पर हो, यदि कोई समय t1 है जिसमें कि कोई कण जो है a पर है, यानी इस बिंदु पर है, और बाद के समय t2 पे, और कुछ समय बाद जो है ना t2 समय जब बीतता है तो वो b पर आ जाता है।
T2 पर कण B पर हो तो x1 मेरा कितना होगा, पहला पोजीशन मेरा x1 कितना है, तो ये कितने दूरी पर है, ये मूल बिंदु से +1 दूरी पर है, तो x1 मेरा +1 मीटर हो गया। और x2 अंतिम स्थिति कहाँ पर है, तो +3 पर है, तो x2 हो गया मेरा +3 मीटर। अतः कण का विस्थापन क्या होगा, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करना होगा। x1 हो गया x2 - x1, यानी 3 मीटर में 1 मीटर को माइनस कर दें तो +2 मीटर बचेगा। इसमें इसको माइनस करना होगा, अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, वही होता है विस्थापन। और ये किस साइड है, प्लस में है। यदि कण T1 समय पर कण B पर हो, यदि एक समय है T1 जिसमें कि पहला समय पर ये कण B पर है और T2 समय पर कण A पर हो, यानी कि कुछ समय बाद वो T2 समय बीतता है जिसमें कि ये कण A पर आ जाता है, यानी यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है, तो पहला स्थिति इसका ये हो जाएगा, दूसरा स्थिति इसका ये होगा। तो पहला स्थिति x1 को बोलेंगे 3 मीटर, क्योंकि ये मूल बिंदु से 3 मीटर दूरी पर है, और अंतिम स्थिति A है जो कि मूल बिंदु से +1 दूरी पर है, तो वही लिखा है x1 बराबर 3 मीटर और x2 बराबर 1 मीटर। आता कण का विस्थापन क्या होगा, तो अंतिम कण का विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से यहाँ चलकर आया तो इस दूरी में इस दूरी को माइनस करना होगा। इस दूरी का नाम क्या है, +1 और इसका मान +3, तो इससे तो यहाँ पर हमको क्या करना, x2 घटा x1, x2 का मान 1 मीटर है और इसका मान 1 मीटर, क्या होगा -2 मीटर। कहने का मतलब ये 2 मीटर चला लेकिन वो ऋणात्मक दिशा में चला, मतलब वो इधर की ओर चला, बाईं ओर चला। तो यदि समय t बराबर T1 पर, यदि कोई समय है t जिसमें वो T1 समय पर कण A पर हो और फिर T2 बराबर जो T2 समय जो समय बीता वो कण पर A पर ही हो, यदि समय के साथ अभी कोई समय है 1 सेकेंड, कोई समय t लेते हैं जिसमें वो 1 सेकेंड पर A कण पर है और कुछ समय बाद 5 सेकेंड बीत जाता हो, ये फिर A ही पर है, कहीं गया नहीं है, तो क्या देखेंगे, तो वही है यहाँ पर, यदि समय t बराबर T1 पहला समय पर कण A पर हो और उस समय बीतता है जिस समय T2 हो जाता है उस समय पर भी कण A पर ही हो, तो पहला स्थिति x1 बराबर 1 मीटर ही है और x2 जो समय बीतता है वो भी मेरा 1 मीटर ही है, 1 मीटर ही। अतः कण का विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, इस तरह से 1 मीटर 1 में घटा देंगे 0 मीटर होगा। तो कहने का मतलब वो समय बीत रहा है लेकिन उनका विस्थापन नहीं हो रहा है, वो 0 है। स्पष्ट है कि यदि कण का विस्थापन धनात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दाहिनी ओर होगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये प्लस में आ रहा है तो ये दाहिनी ओर है, अब माइनस में आएगा तो ये बाईं ओर है। यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कण का विस्थापन ऋणात्मक है, तो उसकी अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी। इसका जो अंतिम स्थिति है इसके प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी, बाईं ओर है। यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है। यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसका मतलब है कि वो जिस स्थान पर है वहीं उसी स्थान पे है। यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है। द्रष्टव्य देखने योग्य, जब कोई कण किसी सरल रेखा पर चलती है यानी एक सीधी रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा को धन, प्लस या ऋण, माइनस चिन्ह से बताया जा सकता है, परंतु जब कोई कण किसी वक्र रेखा पर कर्व लाइन पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा को धन या ऋण नहीं दिया जा सकता। यानी एक सरल रेखा में चल रही है तो उसको हम प्लस और माइनस से दे सकते हैं, लेकिन यही एक वक्र रेखा पर चले तो उसको हम प्लस और माइनस से नहीं दे सकते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि किसी प्रारंभिक स्थिति से अनंत दिशाएं डायरेक्शन हो सकती है। वो ऐसा इसलिए है जैसे कि यहाँ से चला तो इसका चलने का दिशा इधर भी है, इसका चलने का दिशा इधर भी हो सकता है, इसका चलने का दिशा इधर भी हो सकता है, यानी प्रारंभिक स्थिति से इसका अनंत दिशा है चलने का, ठीक है। तो इसीलिए जब अनंत दिशा है तो फिर इसका ये हम नहीं बता सकते हैं, उसका हम लोग चिन्ह नहीं बता सकते वो किस दिशा में है। यही कारण है कि हम लोग सरल रेखा पर चलने वाली वस्तु को ही प्लस और ऋण माइनस देते हैं और वक्र रेखा पर चलने के लिए हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आगे उसको समझने के लिए पहले हमको अदिश और सदिश राशि के बारे में जानना होगा, तब उस कण की स्थिति को हम वक्र रेखा पर चलने वाली कण की स्थिति को हम दे सकते हैं उसका दिशा। आते हैं अदिश और सदिश राशियाँ, इसको जानना होगा। अदिश क्या है, सदिश क्या है।
अदिश मतलब हो गया कि जिसका ऐसे देखा जाए तो अदिश क्या हो, जिसका दिशा न, सदिश क्या हो, जो सदिश हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है ये अदिश और सदिश राशियाँ। कुछ भौतिक राशियों को केवल परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। जैसे किसी कण द्वारा तय की गई दूरी, कोई कण है वो दूरी तय किया, तो उसमें क्या सिर्फ परिमाण ही कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो भौतिक राशियों को केवल परिमाण होता है, तय की गई दूरी। तो इस तरह से जिसमें केवल परिमाण हो उसको अदिश बोलेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, यानी दिशा के साथ मना हो गया अदिश, जिसमें दिशा नहीं हो। सदिश दिशा भी हो, साथ साथ दिशा भी हो। तो कोई राशि है तो राशि में तो परिमाण होना ही है। तो जैसे लंबाई है, लंबाई में ही परिमाण है, द्रव्यमान में ही परिमाण है, इतना केजी है। तो सिर्फ जिसमें परिमाण है उसको अदिश राशि बोलेंगे, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो जाए वो सदिश राशि है। इसका परिभाषा है, परिभाषा नहीं डिफिनीशन कि वो किसे कहते हैं। किसी राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जिस राशि को पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए, यानी उसको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि के उदाहरण क्या है? तय की गई दूरी के अतिरिक्त अदिश राशियों के कुछ भौतिक उदाहरण है। द्रव्यमान, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। समय, समय में केवल परिमाण होता है। आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप इत्यादि, ये सब अदिश राशि के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें केवल ये परिमाण होते हैं कि कितना टेम्परेचर है, हमने कितना कार्य किया, कितना ऊर्जा है, ठीक है। तो कुछ भौतिक राशियों को परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन। विस्थापन में हम लोग क्या देखते हैं? विस्थापन में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक परिमाण भी है कि ए बी दूरी तय किया, और दिशा भी है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक वो गया, एक दिशा में गया। तो इसका परिभाषा डिफिनेशन हो जाएगा, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशि का संकेत सिंबल किसी अक्षर के ऊपर तीर, जैसे भी पर ये तीर लगा देंगे तो ये इसका सदिश राशि को व्यक्त करेगा होता है, और तब उसके परिमाण का संकेत सिर्फ वह अक्षर भी होता है। यदि कोई सदिश लिखते हैं तो ये सदिश में, जैसा कि हम जानते हैं परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये सदिश को भी लिखते हैं भी पर एक तीर दे देते हैं, तीर बताता है कि उसमें दिशा है, और ये भी खुद ये सिर्फ भी लिखेंगे तो इसका मतलब वो परिमाण बताता है। उदाहरण के लिए, किसी कण का किसी समय अंतराल में विस्थापन पथ से स्वतंत्र होता है। अच्छा उदाहरण है कि किसी कण का किसी समय अंतराल में विस्थापन पथ से स्वतंत्र होता है, और वह केवल कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी कण का किसी समय अंतराल में विस्थापन जो है वो पथ से स्वतंत्र होता है, यानी उसका जो पथ है उससे स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोई वस्तु ए पर है, अब उसको बी पर जाना है, या तो वो ऐसे चले जाए और ऐसे चला जाए, उससे नहीं मतलब है। तो हमको देखना है किसी कण का कोई भी समय अंतराल पर ए से बी तक गया, तो इसका जो विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होगा? हमेशा अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की जो बीच की जो सरलरेखीय दूरी होती है वही उसका विस्थापन होता है। तो ये जो विस्थापन हुआ, ये जो कण का जो विस्थापन हुआ वो इसके पथ से स्वतंत्र होता है, चाहे कोई भी पथ से चले, चाहे ऐसे भी जा सकता था। तो यहाँ पर चली गई दूरी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन विस्थापन सेम है। विस्थापन सेम मतलब कि विस्थापन जो है तय की गई दूरी से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। वो इसलिए कि ये इधर से इधर भी आ गई है, विस्थापन तो हमेशा यही दूरी को मापेंगे। मान लीजिए ये 4 मीटर है, लेकिन ऐसे चलेगा तो ये 6 मीटर है, लेकिन विस्थापन हमेशा 4 मीटर ही रहेगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि किसी कण का किसी समय अंतराल में विस्थापन जो है वो पथ से स्वतंत्र होता है, यानी कि वो किस तरह से ये चला गया है, यहाँ से यहाँ तक बीच में रास्ता ना हो, इधर ही रास्ता हो, लेकिन विस्थापन मेरा
इन दोनों के बीच के सरल रेखीय दूरी को ही हम लोग विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन क्या देखते हैं कि उसके पद से स्वतंत्र होता है विस्थापन। और तो वही पर यह है कि किसी कण का किसी समांतराल में विस्थापन जो है विस्थापन पद से स्वतंत्र होता है, और वह केवल कण की प्रारंभिक इनिशियल और अंतिम फाइनल स्थितियों पर निर्भर करता है। विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसके पद से कोई लेना देना नहीं है। तो अतः हम लोग क्या देखते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका परिमाण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सरल रेखीय दूरी है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी है, और सरल रेखीय दूरी है, और जिसकी दिशा जो है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा में है। इसकी दिशा क्या होगी? तो इधर से इधर है, इसकी ये दिशा हो गया कि ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को देखेंगे तो यही मेरा एक दिशा हुआ। तो इस तरह से विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका परिमाण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय दूरी है, और जिसकी दिशा जो है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा में है। सदिश का उदाहरण है, विस्थापन के अतिरिक्त अनेक भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। जैसे वेग सदिश राशि है, वो एक दिशा में तय की दूरी होती है। त्वरण एक सदिश राशि है, बल इत्यादि, जिनकी जानकारी हम इसके अतिरिक्त अगले अध्याय में भी प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।